नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, अगस्त माह की जो समसामयिकी क्रॉनिकल है आप सभी ने पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए बड़े ही अच्छे टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं। और जैसे कि बताया कि लास्ट के 6 मंथ का जो है करंट अफेयर पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, आप लोग पूछते हैं कि इसमें सर कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ये देखिए, जो इसके कवर पेज के ऊपर होता है ना, ये पढ़ लीजिए आप। ये तो सारे आपको याद होने चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज होती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीएलआई योजना, जी 7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, भव्य योजना क्या है, महिला अंडर 18 हॉकी जो एशिया कप हुआ था उसमें कौन विजेता रहा, ये सारी चीज पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद आइए ये वीडियो देखिए, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एक तो ये पता चलेगा कि आयोग क्वेश्चन कैसे बनाता है, दूसरा आपका जो है मेमोरी का टेस्ट हो जाएगा, है ना। आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितना मुझे याद है कितना नहीं है। जो आप भूलेंगे वो आपको यहाँ फिर रिकॉल हो जाएगा, तो तभी इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, और नहीं पढ़िए तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आयोग के पैटर्न पर बनाए हैं बिल्कुल आपके लिए। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संयुक्त रूप से किस संग्रहालय का उद्घाटन किया। देखिए, जब भी यूपी में कोई पहली ट्रेन चलती है, कोई संग्रहालय का उद्घाटन होता है, कोई योजना चलती है, तो वो तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है ना। तो वो आपको बिल्कुल हर हाल में देखनी है, सबसे पहली चीज तो यही है। बाकी फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखनी है। तो ये किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ए, नौसेना शौर्य वाटिका, थल सेना विरासत संग्रहालय, वायुसेना गौरव उद्यान, सीमा सुरक्षा स्मारक। अब आप देखिए, ये सारे कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ा नहीं है तो आपको याद नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, राजनाथ सिंह है, आप लगाएंगे अंदाजे कि हाँ रक्षा मंत्री जी हैं, तो सेनाओं से जुड़ा ही कुछ संग्रहालय या कुछ इस प्रकार से होगा, तो उतना तो आइडिया लगा लोगे। लेकिन यार नाम क्या है, सारे इसी प्रकार से दिए हुए हैं, तो आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट। तो ये है नौसेना शौर्य वाटिका, इसका उत्तर यही है ए। ये देखिए, नौसेना शौर्य वाटिका है। यह एक अत्याधुनिक ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजिक है। मतलब ओपन एयर होता है जो खुले में दिखाते हैं ना कुछ, म्यूजियम का जो सामान है। तो ये निर्माण लागत 19 करोड़, ये भी याद होनी चाहिए। ये क्या है, लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है। तो ये मोटा मोटी आपको याद कर लेना, क्योंकि आयोग अभी थोड़ा डीप पूछ लेता है कई बार की। लिखेगा 100 करोड़ की लागत से, नहीं लिख देगा यहाँ 50 एकड़ में फैला हुआ है, तो नहीं, 2 एकड़ है मात्र, और लगभग 20 करोड़ मतलब 19 करोड़ की लागत है। ये क्या है, इस वाटिका में क्या है, 34 वर्षों की सेवा के बाद 2022 में सेवा मुक्त हुए युद्धपोत आईएनएस गोमती के हथियार प्रणालियों जैसे AK-726, नौसैनिक तोप, टोरपीडो लॉन्चर और रडार का प्रदर्शन किया गया है ना। तो ये भी पता होना चाहिए कि किस विषय का है ये म्यूजियम जो है भाई। ये जो वाटिका है, एक किस्म से म्यूजियम है, इसका नाम ऐसा रखा है कि नौसेना शौर्य वाटिका। तो इसमें क्या डिस्प्ले किया गया ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। ये एक फैक्ट जो है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, देख लीजिए। भारत का जो रक्षा उत्पादन है 2014 के 46,000 करोड़ से बढ़कर 2026 में कितना हुआ, 1.5 लाख करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ये भी पूछ सकता है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद करने हैं, दैट्स इट। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 29 मई 2026 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है। पहला, न्यायालय ने माना कि किशोर अवस्था के दौरान दर्ज की गई दोष सिद्धि को पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाध्यता नहीं माना जा सकता है ना। अगर कोई, क्या होता है कि मान लिया बाल्यावस्था में कोई अपराध करता है, तो ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद उसका पासपोर्ट बने ही ना। तो ये बताया है इसमें। न्यायालय ने इसे भूले जाने के अधिकार को सुदृढ़ करने वाला निर्णय बताया, जो अनुच्छेद 19 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा है। तो ये भी आपको याद करना है। तो इसका उत्तर बताना है, ये पहला पहला कथन दूसरा कथन सही है या कोई एक कथन सही है। तो इसका उत्तर हो गया पहला। अब पहला क्यों है, देखिए, ये सही है ना ये। लेकिन ये जो निजता का अधिकार है, ये अनुच्छेद 19 के तहत नहीं आता है ना, ये गलत है। आप बार बार देखते हो, निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंदर आता है ना, ये आपको याद होना चाहिए। और इससे जुड़ा एक केस पुट्टा स्वामी निर्णय था। तो तब ये माना था कोर्ट ने कि भाई जो निजता का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और फिर इसको
अनुच्छेद 21 के तहत मान लिया था। तो इसमें इतना ही पढ़ना है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अच्छा, भूले जाने का अधिकार क्या होता है? जैसे क्या होता है, किसी का कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है कैसा भी, वो नेट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है ना, तो फिर वो पड़ा रहेगा लाइफ टाइम। वो भले ही आदमी सुधर भी गया तो वो पुरानी इमेज उसकी खराब थी, तो अभी भी लोग उसे खराब समझेंगे। तो भूले जाने के अधिकार के तहत क्या होता है कि उसका पुराना डेटा हटा दिया जाता है नेट से, यानी कि भूल जाइए जो उसने किया था पहले। अब वो ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायतों को जो कार्यकाल समाप्त होने पर निवर्तमान ग्राम प्रधानों को अधिकतम कितने माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया। तो आपको पता होगा, अभी पंचायती चुनाव होने थे, वो पीछे हट चुके हैं। और क्योंकि अभी चुनाव स्टेट का भी है, तो सरकार ने सोचा कि बाद में कराएंगे। तो ये जो अभी क्या है कि उन्हीं प्रधान को, क्योंकि ये तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो अब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव कराना होता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इनको ही प्रधान को ही प्रशासक बना दिया है। तो ये कितने महीने के लिए बनेगा? तो ये हो जाएगा 6 महीने के लिए। आगे चलते हैं। इसकी और व्याख्या यही है, बस इतने देखना है। अच्छा, ये बताना आप, जो पंचायत पंचायतों के जो प्रधान होते हैं, उनके लिए जो खड़े होते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं, चुनाव में उतरते हैं उम्मीदवार, उनकी उम्र कितनी होती है, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए, या 21 साल होनी चाहिए, या 25 साल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताइए? ये कमेंट में बताएंगे आप। ये क्वेश्चन में आ सकता है कथन का, और कथन मल्टीपल स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है वो। अब प्रश्न 4 देखिए। 22 जून 2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नहाई बोलते हैं ना, वही राष्ट्रीय राजमार्ग जहाँ अभी गड्ढे हुए थे, लोगों ने बड़ी फोटो खींची थी कि पहली बार इसमें ही गड्ढे होना शुरू हुए कुछ राजमार्ग में, तो इनको नहाई बनाता है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो, MLFF इसे बोलते हैं, टोलिंग सिस्टम राजस्थान के किस टोल प्लाजा पर सफलतापूर्वक शुरू किया है? तो देखिए, जब भारत का पहला है, पहले बता दें कि कोई देश का पहला है या दुनिया का पहला है, या हमारे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश का, जिसका एग्जाम आप दोगे उसमें पहला है, तो वो आपके लिए हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन जो है ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इसके ऊपर, ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांस है। तो कहाँ हुआ है शुरू, ये बताइए, ये सीधा सा याद होना चाहिए आपको। कहाँ हुआ है बताइए? ये हुआ है दौलतपुर टोल प्लाजा में। देखिए, अगर आपको अपना उत्तर टेस्ट करना है ना, और लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर उत्तर देंगे, फिर उसको दोबारा प्ले करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि आप सही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, तभी आपका टेस्टिंग और सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ मूल्यांकन जो है, स्व मूल्यांकन ऐसे ही करना होता है। ऐसे नहीं कि बस देख लिया और हो गए याद। एक बार पहले उत्तर सोचिए और फिर लगाइए, फिर आगे प्ले कर सकते हैं। तो यही है, ये बताया इसमें है ना, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक है ना, और फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक के संयोजन पर काम करती है। क्या करेगी, नंबर प्लेट पढ़ लेगी आपका, और फास्टैग से पैसे काट लेगी, और सीधा आप चलते जाएंगे। जैसे अभी रुकना होता है ना, ऐसे नहीं रुकना पड़ेगा आपको, सीधा अपना तुरंत हो जाएगा। अभी भी आपने देखा होगा, फास्टैग के बाद भी एक वो फाटक लगा रहता है, वो पड़ता है, फिर उठता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, तो उसमें टाइम लगता है। अभी क्या करेगा, नंबर प्लेट से रीड करेगा फटाफट, और फास्टैग जो है अपने आप आपका कटेगा, बिना रुके आप सीधे चले जाएंगे स्पीड से। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में कहेंगे, जून 2026 को केंद्रीय मंत्री, ये जो अपने अश्विनी वैष्णव ने, किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग, देखिए क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज में रहता है, तो इसको आप जरूर देखेंगे, और ये क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये कहाँ क्या, ये ना MNIT, कौन सा, जयपुर में है ना, जयपुर। जयपुर, ये वही जयपुर है जहाँ न्यूज में भी आया है कि वहाँ कॉकरोच जो गए थे, उनकी टीम पर हमला हुआ था, स्कूल का एक निरीक्षण करने वो गए थे। अब इसी बात पर याद आया कि शिक्षा का जो अधिकार है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत है बताइए, किन किन अनुच्छेद, किसी एक में नहीं, 2-3 अनुच्छेद जो भी हैं, बताइए संविधान में कौन सा है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यही दिया हुआ है इसमें, छोड़िए, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये बता देता अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड बैच है ये टेस्ट सीरीज का। इसमें क्या होता है, आपको डेली 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, अगर छोटा टॉपिक है तो, नहीं तो 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं टॉपिक वाइज, और आपको 5000 प्लस प्रश्नों के अभ्यास से 100 प्लस टेस्ट दिए जाएंगे। और 6 नवंबर तक आपके जो मेन प्रीलिम्स एग्जाम है 6 दिसंबर को, उससे ठीक 1 महीने तक
पहले तक ये समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें बड़ी अच्छी विस्तृत डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं और प्लस नोट्स देते हैं, शॉर्ट नोट्स, जो आपको आप पढ़ सकते हैं अपना 20-30 मिनट में। इस प्रकार के नोट्स दिए जाते हैं और फिर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर इससे जुड़ना है तो आप हमारे 9811504781 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा में स्थापित की जा रही भारत की पहली, देखिए जो भी पहला आया ना वो तो आप याद कर लीजिए, और एक एक अपने A4 शीट है ना उसके ऊपर लिख लीजिए कि भारत में क्या क्या पहला हुआ है ना, या यूपी में क्या क्या पहला हुआ है, या वर्ल्ड में जो जो पहला हुआ है, ये सब आप 1 से 2 पेज के ऊपर लिख लीजिए वन लाइनर फॉर्म में, और उसको बार बार याद कीजिए, क्योंकि ये यूपीपीसीएस का पैटर्न है ना। इन इस प्रकार के क्वेश्चन ये पूछने के इसके ना 100% चांस रहते हैं। तो पीवाई की उठा के देखिए आप, मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो इसमें कथन पर विचार करना क्या है, उड़ीसा में ये एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट स्थापित की गई है। तो इसके बारे में देखिए दोनों कथन सही है या एक कथन सही है, आपको ये बताना है। यह इंटेल, जो इंटेल होती है ना कंपनी, और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ हस्ताक्षर हुए हैं, इसमें समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर हुए। इसकी कुल अनुमानित लागत में केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग और राज्य सरकार के सहयोग से अधिक है, ये बताना है। तो ये अधिक है कि कम है, ये देखिए आप, अगर आपको पता होगा तो आपको इसका उत्तर, आप इसका उत्तर बता देंगे कि उत्तर सी है, दोनों कथन सही है। अब व्याख्या में देख लीजिए कितना कितना क्या है योगदान, ये देखते हैं। ये तो यही है, दिया हुआ है पैकेजिंग यूनिट होगी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत देखिए लगभग 2000 करोड़, मतलब 1993 करोड़ है, और केंद्र सरकार का सहयोग कितना है, 800 करोड़ से 1 करोड़ कम। अब ये ऐसे परेशान करते हैं, है ना। अगर भाई सीधा सा 800 करोड़ दे देते हमें याद रहता छात्र को, आपको भी, और इधर इधर ये क्या है 400 करोड़ इधर कर देते। अब ये ऐसे बांट देते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। यह भुवनेश्वर में इन्फो वैली स्थापित की जाएगी। उड़ीसा का जो है भुवनेश्वर, वहाँ इन्फो वैली स्थापित की जाएगी, तो ये भी याद कर लीजिए। यहाँ लगभग इतने ग्लास और ये असेंबली यूनिट बनाई जाएंगी। चलो ये तो कोई नहीं, आगे चलते हैं। 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के किस चरण को मंजूरी दी गई है, जो गयासपुर से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाएगा। तो इसका जो चरण है, सीधे चरण बताना है ना। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। चरण 2A है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन ये देख लीजिए, ये थोड़ा ये पूछेगा, ये इसको घुमा फिरा के पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, या किस राज्य ने पारित किया। अभी क्या, समान नागरिक संहिता यूनिवर, ये जो यूसीसी जिसे बोलते हैं, है ना। और यूसीसी किस अनुच्छेद के तहत है बताइए, अनुच्छेद कौन सा है, 44 है या क्या है बताइए कमेंट में। ये है कि 27 मई को ये पारित कर दिया गया यूसीसी बिल, कहाँ, असम की विधानसभा में। इसको विधानसभा में किस स्थिति में पेश किया गया था। तो ये डेट नहीं पूछेगा, उल्टा पूछेगा। ये तो बस आपके याद करने के लिए बता दिया है कि अगर वहाँ स्टेटमेंट में डेट आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए 25 मई को विधानसभा में पेश किया गया और 27 मई को पारित हो गया, 2 दिन बाद, है ना। बस इतना ही है इसमें। अभी देखिए यूसीसी क्या है, भाग 4 का जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी भाग 4 है। ये भाग भी पूछता है सीधा सीधा, तो कौन से भाग में क्या है ये आपको पता नहीं। जैसे भाग 3 क्या है, फंडामेंटल राइट, है ना। भाग 4 होगा डीएसपी, भाग 4A क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सब पता है, आपको पता होना चाहिए भाग ना। तो ये तो मंजूरी दी थी, छोड़िए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है, 6 जून को केरल वन विभाग ने न्यायपालिका के सहयोग से वन्य जीव अपराध प्रबंधन के लिए भारत की पहली डिजिटल प्रणाली किस नाम से लॉन्च की। अब देखिए पहली है तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सारे क्वेश्चन इसमें, इस बार ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो आप पूरा देखिए और इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, या खाते पीते घूमते हेडफोन लगाइए और वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिए, फिर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अभी पर्याप्त टाइम है तो अभी रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। तो इसका प्रणाली का नाम है सीधा सीधा HAWK, HAWK, HAWK। ये देखिए, अब देखिए HAWK का एक फुल फॉर्म होता है, क्या है, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, है ना। तो ये इसका पूरा नाम है। केरल ने शुरू की है ये। भाई कोई भी वन्य जीव अपराध होगा तो वहाँ FIR करेगी, उसका सबूत इकट्ठा करेगी, ये सब काम है इसका। किसके सहयोग से इसे विकसित किया गया है, ये देखिए वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड सॉरी वाइल्ड लाइफ, है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
तो ये इसे शॉर्ट में होता है WTI के सहयोग से विकसित किया गया है। इसके डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्य जीव संरक्षण से लेकर प्रभागीय वन विभाग जो वन अधिकारी होते हैं, DF से बोलते हैं, तक पहुंच उपलब्ध हो जाएगी। अब ये सब अवैध वगैरह जो शिकार होते हैं उनको ये ट्रेस करता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को 5 लाख तक का पेमेंट मिलेगा। अच्छी बात है ना। सामाजिक सुरक्षा देनी जरूरी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी से सीधी सीधी नहीं है, तो यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या है इसका नाम बताइए? मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना पोर्टल। तो ये इसका सीधा सीधा नाम है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। देख लेते हैं। 5 लाख तक का मुफ्त बीमा, ये या तो ये अमाउंट पूछेगा, या इसका नाम पूछेगा, या मल्टीपल स्टेटमेंट में देगा और पूछेगा कौन कौन से कथन सही है कौन से नहीं है। तो ये सीधा सा आपका कैशलेस बीमा है, मतलब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सीधा इलाज करा सकते हैं। आगे चलिए। अब ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के पहले, देखिए, बांस एवं बेत प्रौद्योगिक केंद्र, बांस एवं बेत टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? इटावा, है ना। तो इटावा के पास किस स्थान पर किया, ये पूछ रहा है। इटावा में किया है, या तो ये पूछा किस राज्य ने किया। क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। लेकिन अगर डी में जाएगा, इटावा के पास कहाँ पर किया है, तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो आपको बता देना, ये गुंगू, सीधा सा याद है, गुंगू। बड़ा फनी सा नाम है, तो याद रख लीजिए। ये देखिए, जो बांस के संसाधन है उनको कैसे हमें वैल्यू एडिशन करना है, और फिर उनको चेयर बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, उसके लिए क्या है, फिर उनको अच्छे दाम मिलेंगे स्थानीय युवाओं को, और उनको रोजगार मिल जाएगा। तो यही इसके जो है उद्देश्य है इस परियोजना का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12। 1 जून 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और अमरावती क्वांटम वैली के सहयोग से अमरावती में लॉन्च किए गए क्वांटम इंक्यूबेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जब भी आपको पता होता है ना, ये कोई इंक्यूबेटर जो बनते हैं, वहाँ क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है किसी चीज़ के बारे में, जो टेक्निकल चीज़ होती है वहाँ सिखाया जाता है ना। ये सब उसका काम होता है, बुनियादी ढांचा प्रोवाइड कराता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे इसका काम क्या है, और ये कहाँ बन रहा है ये भी आप याद कर लीजिए, है ना। अमरावती में लॉन्च किया। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बी वाला है, सीधा सरकारी कर्मचारी तो आएगा ही नहीं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग से ही रिलेटेड इसका आंसर होगा। देखो, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करने वाले नए स्टार्टअप को सहायता देना और बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करना, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना उनको, ये इसकी व्याख्या है। आगे चलते हैं। अच्छा, किसके सहयोग से है ये पूछ सकता है क्वेश्चन में ना, यहाँ ये जरूर ध्यान दीजिए आप कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और अमरावती क्वांटम वैली, इसके सहयोग से। तो इन दोनों का भी नाम पूछ सकता है ना। ये देगा कि आंध्रा में अभी ये क्वांटम इंक्यूबेटर सेंटर किया गया अमरावती, तो ये किसके सहयोग से हुआ, है ना। तो ऐसे पूछ सकता है। तो उत्तर को उस हिसाब से देखते रहिए आप, क्वेश्चन को, विकल्प को भी अच्छे से देखिए। अब 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सॉरी, ये रहा 13 क्वेश्चन। 3 जून को जो भी है, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों द्वारा 3 वर्षीय एंटी नारकोटिक्स कार्य योजना का नेतृत्व मुख्य रूप से किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इसका उत्तर हो जाएगा। NCB जिसे बोलते हैं। अब ये देखिए, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है 1985, ये इसका नाम है। इसके तहत इसका ये इम्प्लीमेंट होगा, है ना, ये कार्य योजना। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 28 मई 2026 को नवीनतम SRS जो होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, है ना, एक प्रकार का सैंपल लेने का सर्वे का सिस्टम होता है। आंकड़ों से उपलब्ध के संबंध में ये कथन बताने, इनमें से सही बताना है, कौन सा कथन सही है। तो वर्ष 2014 में भारत की कुल प्रजनन दर TFR घटकर 1.19 पर आ गई, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। तो ये आप पढ़िए कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है ना, ये वाला। दूसरा क्या है, ग्रामीण भारत में TFR 2.1 और शहरी भारत में 1.5 की तुलना में अधिक दर्ज है। तो मतलब गांव में
ये अधिक बच्चे होते पैदा और यहाँ कम होते हैं। तो बताइए सही है कि गलत है। तीसरा क्या है, बिहार में सबसे कम और दिल्ली में सबसे अधिक टीएफआर दर्ज किया गया। तो ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये थर्ड तो नहीं होगा। बिहार में इतना टीएफआर थोड़े होगा, वहाँ तो भी वो प्रजनन दर ज़्यादा है, बच्चे पैदा ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली। तो इसका उत्तर एक और दो हो जाएगा। जैसे आप तीन एलिमिनेट करेंगे, देखिए आपका उत्तर आ गया एक और दो। देखिए वास्तव में बिहार में क्या है, सबसे अधिक टीएफआर है आज भी 2.9, मतलब लगभग 3 बच्चे पैदा होते हैं, है ना। ये मतलब एक महिला से जो होते हैं बच्चे अपने जीवन काल में, मतलब जो फर्टिलिटी की जो उसकी एज होती है वो कितने बच्चे पैदा कर सकती है, ये उसका उसे बोलते हैं टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेशो। अच्छा, प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, मतलब जब जनसंख्या स्थिर हो जाएगी उस प्रतिस्थापन दर को बोलते हैं 2.1। टू नहीं बोलते हैं इसमें ना, मतलब 2.1 बोलते हैं। भाई अगर दो व्यक्ति है और वो दो ही बच्चे पैदा करें तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। जब ये चले जाएंगे तो ये दो बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो मतलब फिर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब 2.1 इसलिए कर देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे मर भी जाते हैं, तो इसलिए प्रतिस्थापन दर 2 को नहीं मानते हैं। 2 को मानेंगे तो फिर जनसंख्या घटती चली जाएगी। 2.1 मानेंगे तो जनसंख्या को स्थिर माना जाता है कि जैसे आज 140 करोड़ है तो 10 साल बाद भी 140 करोड़ ही रहेगी जनसंख्या। हम दो हमारे दो, वही वाला कंसेप्ट है ना। लेकिन यहाँ 2.1 आएगा पर जनरल दर, ये याद रखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस नाम से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो सीधा सा उत्तर है इसका विनिमय, है ना। सुगम्य नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका नाम क्या है, विनिमय। विनिमय होता है ना, एक्सचेंज जो बोलते हैं। अब ये 9 जून को किया है, किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने किया है। तो ये याद रखना है, कई बार वहां ये पूछ ले किसने इसका उद्घाटन किया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, तो वहां अगर नरेंद्र मोदी लिख देगा तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री जी ज्यादातर उद्घाटन करते हैं हर जगह, मीडिया के सामने वही दिखते हैं आपको, लेकिन उत्तर इसका अमित शाह है। तो ये याद कर लेना, जब कोई अलग सा आदमी उद्घाटन करता है ना, कोई भी मंत्री, तो वो याद जरूर कर लीजिए। नहीं तो बाकी में आप अगर तुक्का लगाना है तो प्रधानमंत्री जी लगा ही देंगे, फिर ज्यादातर तो वही करते हैं उद्घाटन, है ना। तो ये याद करने की थोड़ी ट्रिक होती है, और कुछ नहीं है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कफ सिरप, अर्थात जो खांसी की दवाई नहीं होती है, सहित किन दवाइयों की खरीद के लिए पंजीकृत डॉक्टर का पर्चा, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, अनिवार्य कर दिया है ना। तो किन दवाइयों, किस प्रकार की दवाइयों को बताइए। 16 का आंसर हो जाएगा कोडेन युक्त दवाई, या इंसुलिन युक्त, या पैरासिटामोल, या एंटीबायोटिक सिरप। नहीं, तो ये तीन गलत है। ये पहले वाला कोडेन युक्त दवाई जो है अब तभी मिलेंगी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देगा, ऐसे नहीं कि गए और मेडिकल स्टोर से ले लिए है, क्योंकि इन दवाइयों को ज़्यादा यूज करते हैं तो नुकसानदायक होती है फिर, इसलिए। यही एक्चुअली क्या होता है, जब कफ सिरप आपने देखा होगा कुछ ना नशेड़ी लोग पी लेते हैं, जैसे बच्चे ना, उससे नशा हो जाता है उसमें, क्योंकि अल्कोहल मिला होता है। तो इसलिए कोडीन व अन्य नशीलों को बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 15 जून 2026 को भारत सरकार ने गजट, मतलब जो राजपत्र होता है, राजपत्र अभिसूचनाओं के माध्यम से किन दो जल, मतलब जो वाटर होते हैं, न्यायाधिकरण है ना, के कार्यालय को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। तो आपको पता है ये ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जैसे नदी विवाद, नदियों का जो विवाद होता है तो वो उसके लिए एक वाटर ट्रिब्यूनल बना देते हैं। तो उनको कुछ बने हुए हैं, किस नाम से बने हुए हैं, जिनका अभी एक्सटेंशन मिला है 1 ईयर का। तो ये आपको बताना है। नर्मदा महानदी, गोदावरी कावेरी, वंशधारा महादाई, राबी कृष्णा और सॉरी राबी ब्यास और कृष्णा जल विवाद का जो ट्रिब्यूनल बना है, इसको एक्सटेंशन मिला है। अब देखिए इस प्रकार का ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा यदि कावेरी विवाद न्यूज में रहता है तो ये आप लगा दोगे उत्तर। तो इसलिए विकल्प भी ऐसे ही बनाएंगे। अभी आयोग भी जो विकल्प होते हैं क्वेश्चन के उधर घुमाता है, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन विकल्प ऐसे बना देगा कि तो उसका उत्तर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार किस गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू देखभाल
को क्षतिपूर्ति अर्थात मुआवजा क्षतिपूर्ति की गणना में किस रूप में मान्यता दी है। तो अभी ये एक्चुअली एक केस आया था, है ना, उसी की बात पूछ रहा है कि भाई ये जो मुआवजा जो मिलता है घरेलू देखभाल करने के लिए उसे कैसा देना चाहिए। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ घरेलू कामकाज महिलाएं करती हैं, अब उनको कोई सैलरी थोड़ा ही मिलती है उसके लिए। तो अभी इन्होंने बोला है कि भाई जो इनको जो मुआवजा मिलेगा उसे ऐसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, तो ये वही वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं एक अलग ठोस आर्थिक योगदान की श्रेणी के रूप में, है ना। तो ये मतलब इनकम, नेशनल इनकम नहीं कहेंगे इनको, ये नहीं कहेगा, मोटर दुर्घटना तक सीमित नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर यही है, एक अलग ठोस आर्थिक योगदान की श्रेणी के रूप में। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 जून 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में माना कि किसी गृहिणी द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू देखभाल क्षतिपूर्ति हर्जान योग्य हर्जाने कंपेंसेबल लॉस की एक अलग श्रेणी है, न कि केवल काल्पनिक आय पर आधारित एक अस्पष्ट आंकलन। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घर में काम और परिवार की देखभाल का एक वास्तविक आर्थिक मूल्य होता है। भाई ऐसे नहीं कि फ्री में काम कर रहे हैं, उनका भी एक मूल्य होता है उनकी भी। अब जीडीपी में तो शामिल नहीं होता, लेकिन कुछ तो इसकी श्रेणी बनानी पड़ेगी ना, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुआवजे की गणना करते समय गृहिणी के योगदान को केवल काल्पनिक आय नहीं मानेंगे, बल्कि ठोस योगदान है। भाई ऐसा थोड़ा कि काल्पनिक कुछ भी मान लेंगे, इतनी मेहनत वो करती है। तो इन्होंने बोला महिलाओं के घरेलू श्रम का सम्मान करने और उसे कानूनी मान्यता प्रदान करने का सिद्धांत है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। देखिए बार बार आता है अनुच्छेद 21, ये याद कर लीजिए आप। तो यही इसका वो है व्याख्या। आगे चलते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट, डिटेल में पढ़ लीजिए आप, है ना, और अगर पढ़ लिए नोट्स बना लिए तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 है किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया बताइए, और इसका एक कौन सा संस्करण था। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है इसका उत्तर। पहला क्या है देखिए, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, डार पीजी से बोलते हैं, और ये 29वां संस्करण है। तो ये इसका उत्तर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, ये तो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन सीधा याद करिए डार पीजी, और 29 इसका जो है संस्करण है। 19वां क्वेश्चन ये इसमें बताया, देखिए ना। बीसवा क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब ये वही क्वेश्चन है कि न्यायालय जो है ना दुर्घटना एवं आपातकालीन स्थिति में ट्रॉमा केयर तक पहुंच को, मतलब भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जो ट्रॉमा केयर होते हैं जहाँ इमरजेंसी में जाते हैं मरीज, वो उसका अधिकार है, भले ही उसके पास पैसे है कि नहीं है। तो ये अधिकार जीवन का अधिकार माना है ना। तो किसके तहत माना है अनुच्छेद के, तो आपको पता ही है 21 बार बार जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार आ रहा है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो अभी कोई हॉस्पिटल से मना नहीं कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये तो जीवन का अधिकार है, कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कितना भी खर्चे, लेकिन पहले उसे एडमिट करेगा और उसको ट्रीटमेंट देगा। अब ये देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए किस मसौदे नियम को जारी किया, जो टेलीविजन, रेडियो और संबंध प्रसारण सेवाओं के लिए एक एकल विनियामक ढांचा प्रस्तुत करता है ना। अर्थात ये सिंगल जो है रेगुलेशन जो ढांचा बनाता है, ये इसका क्या नाम है, जो अधिनियम आया है किस किस के लिए, टेलीविजन, रेडियो और जो भी अन्य ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं। तो इसे पढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण नीति 2026, दूरसंचार, इसमें टेलीविजन, रेडियो संबंध सेवाएं नियम 2026, डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2026, प्रसारण सेवा विनियम अधिनियम। तो कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप अंदाजा लगा लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। देख लीजिए एक बार, ये व्याख्या देख लीजिए, है ना। इनकी प्राधिकरण की अवधि भी तय कर दी है ना, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 10 वर्ष। अच्छा, इसमें एक चीज अच्छी बताइए कि जितने भी अधिकृत जो है टेलीविजन चैनल है,
सुबह 6 बजे से रात से 11 बजे के बीच कम से कम 30 मिनट जो है राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता से जुड़ी सामग्री प्रसारित करनी पड़ेगी। जबकि अभी क्या हो रहा है, मीडिया आप देखते हैं कि उल्टी सीधी डिबेट चलाता रहेगा, काम की खबर नहीं बताता है जो नेशनल इंपोर्टेंस की है। तो सर ये बोला है कोर्ट ने कि ये अधिनियम में कहा गया कि भाई आपको 30 मिनट आधा घंटा चलाओ कम से कम। 24 घंटे बकवास करते रहते हैं ये लोग, तो थोड़ी देर चलाएंगे, ये अच्छी बात है। मीडिया की रैंकिंग आपको पता ही है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहाँ है ये बताइए आप। कल भी ये डिस्कस किया था पिछले उसमें वीडियो में भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 1 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई द्वारा जारी की गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं में मोटापे का प्रतिशत, जो पिछला आंकड़ा जो था हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें थी 24% महिलाओं में मोटापा, है ना। अब ये बढ़कर कितना हो गया है, जो नया सर्वे आया यही पूछ रहा है। तो ये बढ़कर हो चुका है 30, अर्थात हर 3 में से लगभग एक महिला मोटी है। 30.7% महिलाएं। देखिए शहरी स्तर पर मोटापा अधिक है, ग्रामीण महिलाएं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करती है तो वहाँ जो है मोटापा कम है। वहाँ देखिए ग्रामीण में बिल्कुल आधा है, लगभग 25% है केवल, और इसमें 48% है जो शहरी महिला है ना, वजन में लिए। डायबिटीज, है ना, हाई ब्लड शुगर, ये भी समस्या है। तभी जो है ये भी, क्योंकि अभी नक्सल भारत से खत्म हो चुका है, हथियारबंद जो है नक्सली थे वो सब समाप्त कर दिए गए। तो बस्तर तेलंगाना सीमा पर नक्सल सुरक्षित ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए 21 दिवसीय विशेष अभियान का नाम क्या था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन भूरा पहाड़। बताइए क्या था इसका उत्तर? तो इसका उत्तर था ब्लैक फॉरेस्ट। ये उत्तर, ये रहा इसका उत्तर। देखिए अब समाधान रणनीति है ये नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, है ना। तो इसके आप फुल फॉर्म मेंस में आप लिखते हुए समाधान स्ट्रेटेजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध है यही है, वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने से इसका संबंध है। 5 जून को क्या होता है विश्व पर्यावरण दिवस? ये सीधा सीधा मैचिंग में पूछता है। के अवसर पर असम सरकार ने पूरे राज्य में 1 करोड़ पेड़ लगाने का कौन सा व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो क्या नाम है इसके, बताना है। राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक वृक्षारोपण अभियान, या शहरी क्षेत्रों तक या निजी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित या स्कूल बच्चों का शैक्षिक कार्यक्रम है? बताइए। तो ये तो आप लगा लोगे भाई सामूहिक वृक्षारोपण अभियान ही होगा, है ना। केवल शहरी तक थोड़ी लगाएंगे, निजी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित नहीं, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 1 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आवर्जन और विदेशी नागरिक संशोधन नियम 2025 में किए गए बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ये बार बार ये करते रहते हैं, लेकिन इनसे क्या है, जो घुसपैठ है वो अभी भी नहीं रुक रही है। अब कभी सीए आएगा कभी कुछ आएगा, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। 25वें का उत्तर देखते हैं सीधा क्या है, इसका उत्तर ये हो जाएगा भाई। ये इसके इसमें मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि जो नागरिक वीजा आ रहे हैं या निवास नियमों को अधिक स्पष्ट बनाना है, वो कैसे यहाँ रुकेंगे क्या करेंगे, जिससे कि पता चल जाए कोई घुसपैठ ना बन जाए उनमें से, घुसपैठिया ना बन जाए उनमें से। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यूएनएचआरसी के 62वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने के प्रयासों को खारिज करते हुए किस संधि को पूरी तरह पुराना तथा वर्तमान वास्तविकताओं के विपरीत बताया? अभी कुछ संधि थी, कौन सी संधि थी? तो ये आप अंदाजा लगा लो कि इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि ये बड़ी न्यूज में आ रही, पाकिस्तान परेशान है जब से उनका पानी रोका था ऑपरेशन सिंदूर के समय से। तो इसका उत्तर यही है।
भारत बोल रहा है कि भाई जब ये समझौता हुआ तब से लेकर अब तक तो स्थिति अब बदल गई है ना, तो अब हम वो समझौता क्यों माने। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, उस समझौते के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। तो इनके तो बीच में यही समस्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, पीयूष गोयल ने, जो हमारे उद्योग मंत्री है, फ्रांस के नीस शहर में, तो ये मैचिंग में था, नीस शहर कहा गया फ्रांस में स्थित किस प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर में भारत का यूपीआई जो है लॉन्च किया है, वहीं फ्रांस में भी हो चुका है। तो इसका उत्तर क्या है, ये बताइए क्या है। तो ये गैलीज लाफेट, इसका उत्तर बी हो जाएगा। यही दिया हुआ यहाँ। यूपीआई अब कितने देशों में चल चुका है ये बताइए आप, है ना। यूपीआई से जो पेमेंट है अभी लगातार उसमें देश शामिल होते जा रहे हैं। तो ये बताइए आप। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी स्पेस एक्स, देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना। सबसे मूल्यवान कंपनी है कौन सी है बताएंगे आप, दूसरे नंबर की कौन सी है। और ये स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की जो कंपनी है, ये 5वें नंबर पर। तो इसके बारे में कुछ कथन दिए हैं, ये कथन आपको बताना है कि सही है कि गलत है, ये कौन सा सही है कौन सा गलत। इसका बाजार पूंजीकरण अमेजन को पीछे छोड़ते हुए 2.97 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो ये सही है कि गलत है बताइए, सही है। इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी, स्पेस एक्स। तो ये भी सही है। इसे नेस्डेक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के दौरान इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ दर्ज किया। इसने स्पेस एक्स ने जब ये लिस्टिंग हुई तो सबसे बड़ा आईपीओ अर्थात सबसे ज्यादा कमाई इसने की थी। तो ये तीनों ही कथन सही है। ये देख लीजिए आप, वैसे इतना काफी है जो बताया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नए उत्पादक मूल्य सूचकांक, है ना, प्रॉफिट प्राइस इंडेक्स, डेटा का वर्ष, मतलब आधार वर्ष अर्थात बेस ईयर, क्या निर्धारित किया गया है। क्या किया गया, 18 19 20 21 22 23 या 24 25 बताइए। ये अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बेस ईयर चेंज हो रहा है ना जीडीपी का भी, तो ये इधर वो ना पूछ के ये भी पूछ सकता है। तो ये होगा 22 23। ये आप देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। 19 जून 2026 को भारत के वित्तीय क्षेत्र द्वारा वित्तीय अपराध और साइबर धोखाधड़ी के जोखिम से निपटने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय उद्योग मंच ARIFAC का सचिवालय संयुक्त रूप से किन दो संस्थाओं द्वारा प्रबंधित अर्थात मैनेज किया जाएगा, जो इसका सचिवालय बना है। क्या है ये, वित्तीय क्षेत्रों से वित्तीय अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये एक उद्योग मंच बना है, राष्ट्रीय उद्योग मंच, है ना। तो ये कौन मैनेज करेगा, मतलब कौन इसका संचालन करेगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो आरबीआई से भी नहीं, पीसीआई अर्थात पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी, तो ये इसका उत्तर है ना। आईबीए, एनपीसीआई नहीं, ये भी नहीं है, ईडीपीडी नहीं करता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसी का उत्तर। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 जून 2026 को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि का लाभांश यानी कि डिविडेंड चेक सौंपा है, जो भारत सरकार के इतिहास में सार्वजनिक बैंक द्वारा भुगतान किया गया सबसे बड़ा लाभांश है। देखिए फिलहाल जो है सरकार के मजे ही मजे आ रहे हैं, है ना, दोनों हाथों में लड्डू है। इधर आरबीआई भी दे रहा है इनको पैसा कमा कमा कर, है ना। अभी आरबीआई ने भी सबसे बड़ा लाभ डिविडेंड जो है जो इसको ट्रांसफर किया है सरकार को, वो क्या अमाउंट है वो आप कमेंट में बताएंगे। उन्होंने भी आज तक का सबसे बड़ा धनराशि सरकार को ट्रांसफर की है। तो इधर से एक कमाऊ बेटा इनका क्या हो गया, आरबीआई। दूसरा कमाऊ बेटा कौन हो गया, एसबीआई। इन्होंने भी इन्हें कमा के दिया है अभी। और फंसता कौन है, ग्राहक। थोड़ा सा बैलेंस लो हो जाता है अकाउंट का, उनके ऊपर ये फाइन लगा देते हैं, एसएमएस के चार्ज लगा देते हैं। आपका अकाउंट खाली पड़ा है तो उसको डोरमेट में डाल देते हैं, और हर 2 4 महीने बाद आपको परेशान करते हैं जी केवाईसी करा लीजिए।
तो भारत में आधी जनसंख्या, खास तौर से मैं तो इससे परेशान हूँ केवाईसी से। हर 2-4 महीने में कभी आधार केवाईसी अपडेट कराइए, कभी कुछ कराइए, कभी कुछ कराइए, फालतू के कामों में लगा रखा है। चलिए, जोक्स अपार्ट, इसकी राशि देखते हैं इन्होंने कितना ट्रांसफर किया है। ये होता है 8,813 करोड़, ये दिया हुआ है ना। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है 3 जून 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार यूएस से अमेरिका के अरब डॉलर स्टार्टअप्स, जिन्हें यूनिकॉर्न बोलते हैं ना, 1 अरब डॉलर जो हो जाता है, उस जिसका रेवेन्यू 1 अरब डॉलर हो जाता है, उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, कि प्रवासी संस्थापकों में भारत के पास कुल कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो इसे शीर्ष देश बनाती है। तो कितनी कंपनियां हैं, उत्तर बताइए। ये है सी, 96 यूनिकॉर्न, है ना। ये रहा, ये पढ़ लीजिए आप। यूएसए यूएसए के जो है यूनिकॉर्न के प्रवासी संस्थापकों में के मामले में भारत शीर्ष देश बना हुआ है, जिसके पास 96 ऐसी कंपनियां हैं, है ना। अब यूएसए में इतने 775 निजी स्टार्टअप है, में से 455 कंपनियों की स्थापना या सह स्थापना प्रवासियों द्वारा की गई है, जो कितना है, कुल 59%, और इनमें से भारतीय नंबर 1 है, यही बताया गया है। आईआईटीज ने अमेरिका को सर्वाधिक यूनिकॉर्न संस्थापक दिए। आईआईटीज मतलब जो आईआईटी से पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिका गए। देखिए, ये होता है ब्रेन ड्रेन, जब हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बाहर जाते हैं और वहाँ इतना बड़ा स्टार्टअप को खड़ा कर देते हैं ना, तो पढ़ते हमारे यहाँ और फिर वो मजबूरी में चले जाते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी दिल्ली ने 16 और आईआईटी मुंबई ने 14 यूनिकॉर्न संस्थापक तैयार किए, जो अमेरिका में जहाँ जिन्होंने बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी है। तो ये देश का दुर्भाग्य है, अगर ये लोग हमारे यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी स्टार्टअप बनाते बड़े बड़े। आगे चलते हैं। 3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित भारतीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल, है ना, जो जहाज का जो फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल गाड़ियों में डलता है, और गाड़ियों में तो भी क्या हो रहा है, E20 डल रहा है, तो हालत खराब हो रही है। लेकिन जो भारत, ये जो जहाज होते हैं इनमें E20 नहीं डलता, उसमें ये एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, बड़ा अच्छा फ्यूल होता है, हाई ऑक्टेन का। मूल्य निर्धारण है तो किस कोष की स्थापना को मंजूरी दी, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से एयरलाइंस को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए, बड़े लोगों के लिए फंड भी बन जाता है, उनका फ्यूल जो है ज़्यादा महंगा ना हो, लेकिन आम आदमी महंगा पेट्रोल खरीदता रहता है। तो इसका नाम क्या है ये बताइए। ईंधन सहायता कोष, मूल्य स्थिरीकरण कोष, विमानन आपातकालीन निधि, या राष्ट्रीय उड्डयन विकास कोष। तो इसका उत्तर, 33वें का उत्तर क्या हो गया, बी, मूल्य स्थिरीकरण कोष, अर्थात प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये इतना पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें एक डाटा ये क्या बताया है कि जो विमानन कंपनियां होती है, एयरलाइंस कंपनियां जो होती है, इनकी जो लागत आती है ना, उसमें 40% लागत जो है केवल इनकी फ्यूल की लागत होती है, जो टर्बाइन फ्यूल के ऊपर खर्च करते हैं। बाकी एम्प्लॉय की सैलरी, एयरपोर्ट का किराया, ये सब भी होता है उसमें। अब ये देखिए, भारत ओमान के बीच जो है ये व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है ना, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसे बोलते हैं सेपा, हुआ है। तो इसमें क्या है कि भारत की जो वस्तुएं जाएंगी ओमान में, उनको टैक्स फ्री रहेंगे, ड्यूटी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो लगभग कितने प्रतिशत जो है भारत की जो वस्तुएं ओमान में जाएगी, वो इम्पोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर से हटा दी गई है। तो ये लगभग 99%, मतलब 1% पे लगेगा, बाकी 99% वहाँ फ्री में जाएंगी, मतलब कोई टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ये देखिए, 99% से अधिक निर्यात के मूल्य के आधार पर है ना, वस्तुओं की संख्या के आधार पर नहीं है, ये मूल्य के आधार पर। अर्थात 99% मूल्य की, अगर 100 रुपये की वस्तु हम उनको भेज रहे हैं ओमान को, तो उनसे 99 रुपये की वस्तु पर तो कोई ये शुल्क नहीं लग रहा है, बाकी 1 रुपये की मूल्यों के ऊपर शुल्क लगेगा। आगे चलते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे बोलते हैं एमपीडा, है ना। एमपीडा क्या होता है, मरीन प्रोडक्ट, है ना। ई से एक्सपोर्ट हो जाएगा, डी से डेवलपमेंट हो जाएगा, ए से अथॉरिटी हो जाएगा। द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26, अर्थात फाइनेंशियल ईयर इसे बोलते हैं 26, में भारत का समुद्री खाद्य अर्थात सी फूड निर्यात किस ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। तो ये
जो हम समुद्री निर्यात जैसे झींगा मछली वगैरह करते हैं, तो वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इतना कितना बढ़ गया है इसका मूल्य के हिसाब से, कितना हो चुका है? 8.46 बिलियन। इसका उत्तर सी है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ सकता है। ये एक वैधानिक निकाय है। देखिए, वैधानिक निकाय पता होगा आपको, और संवैधानिक निकाय पता होगा, है ना। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका जिक्र संविधान में है, जैसे फाइनेंस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अनुच्छेद क्या है इसका 280 में दिया हुआ है ना। लेकिन वैधानिक निकाय होता है जो एक सरकार एक नियम बना देती है, उसके अनुसार उसकी स्थापना होती है, उसे बोलते हैं स्टेटूटरी बॉडी, है ना। तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये याद कर लेना। स्टेटमेंट में ऐसे पूछेगा कि एमपीडा की स्थापना, एक स्टेटमेंट देगा स्थापना वर्ष ये है, दूसरा देगा कि ये एक संवैधानिक बॉडी है या संविधानेतर या विधिक बॉडी अर्थात वैधानिक निकाय है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक वैधानिक निकाय है, और मूल्य तो आपको पता ही है, 8.46 बिलियन डॉलर का जो है निर्यात कर चुके हैं अब तक, रिकॉर्ड स्तर है ये। अब ये देखिए, भारत और कनाडा के व्यापार प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए 2030 तक आपसी व्यापार राशि कितना बढ़ा, किस का लक्ष्य क्या रखा है, मतलब कहाँ तक हम पहुंचा देंगे, आपसी व्यापार हमारा कितने तक, कितने अरब डॉलर का हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर देखिए 30, 40, 50, 60। तो सीधा सा उत्तर है 50, 50 अरब डॉलर। अभी क्या हो चुका है, ये 10 अरब डॉलर है अभी, और 2030 तक 5 गुना बढ़ा देना, 50 अरब डॉलर कर देना है। आगे चलते हैं। एसबीआई की रिसर्च, एसबीआई ने ये रिसर्च की है, तो ये पूछ सकते हैं इस रिपोर्ट का नाम देकर कि इसकी ये रिपोर्ट किसने जारी की है। इको वैप, है ना। इको मतलब, इको का मतलब होता है इकोनॉमी की, रैप मतलब वही इकोनॉमी के ऊपर कुछ रिपोर्ट बनाई है इन्होंने। क्या? चौथी तिमाही, क्वार्टर 4 जिसे बोलते हैं, फाइनेंशियल 26 के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी का जो अनुमान इन्होंने बढ़ा दिया है, ये कितना कर दिया है, तो ये बताना है आपको। 7.8। देखिए, मैंने बताया था कि जीडीपी की जो दर है ना, सब अनुमान लगाते हैं, आईएमएफ अलग लगाता है ना। भारत के लिए आईएमएफ, है ना। वर्ल्ड बैंक अलग लगाता है ना। नीति आयोग अलग लगाता है, आरबीआई भी देता है इसके ऊपर रिपोर्ट। तो ये सब आप एग्जाम से जाने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बदल देते हैं हर 2-3 महीने में कभी भी। यही है इसमें, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में दर्ज की गई 48,021 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में इस धोखाधड़ी का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ रहा, मतलब किस माध्यम से धोखाधड़ी हुई है, ये बताना है। अब तक की जो है ये इतनी दर्ज की गई केवल इस साल में। अब देखिए, 48,000 करोड़ रुपए की तो धोखाधड़ी हो रही है, कितना दुर्भाग्य है देश का। यहाँ जो किसान छोटे छोटे लोन लेकर बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर देते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग से हुई है धोखाधड़ी, या लोन से हुई, या क्रेडिट कार्ड से हुई, या विदेशी मुद्रा विनिमय अर्थात फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से हुई है ये। तो कौन सी धोखाधड़ी हुई है, तो ये हुई अग्रिम लोन, जो एडवांस लोन मिल जाता है उसके माध्यम से ये हुई है। चलते हैं आगे, 49 क्वेश्चन देखिए। अभी आरबीआई के हालिया वित्तीय वर्ष, यही फाइनेंशियल ईयर 2026 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रचलन में जो मूल्य है, मूल्य में भी और मात्रा में भी, है ना, सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला नोट कौन सा है? 100 का, या 200 का, 500 का, या 50 का? 2000 का तो बेचारा आरआईपी हो चुका है ना, तो भारी है। तो ये बताना है सबसे ज्यादा मूल्य के भी और संख्या के हिसाब से भी कौन सा नोट जो है मार्केट में घूम रहा है, किसकी बादशाहत है मार्केट में, ये बताना। तो ये है 500 का नोट अपना, सबसे ज्यादा मूल्य में यही चलता है। अभी एक्चुअली महंगाई इतनी होगी तो लोग 500 का नोट लेकर निकलते हैं घर से, उससे कम में तो बात ही नहीं बनेगी, तो ऐसे इसको याद रख लीजिएगा। अभी आपको पता है कि एक पॉलीमर करेंसी का भी शुरू होने वाला है, तो उसमें कौन कौन से नोट अभी शुरुआत में प्रिंट हो गए, ये बताइए आप। प्लास्टिक नोट जिसे बोलते हैं, और कितने दुनिया में देश हैं जो प्लास्टिक करेंसी जारी कर चुके हैं। 40th क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत में दर्ज किए गए 80 लाख करोड़ के रिकॉर्ड के नए निवेश प्रस्तावों, है ना, ये एसबीआई की रिसर्च है, के अनुसार लगभग 29% योगदान
किस क्षेत्र में, अर्थात सबसे ज्यादा योगदान किस में है जो हमारी एफडीआई आ रही है? क्या है, ऊर्जा क्षेत्र है, या सेवा क्षेत्र है, या विनिर्माण क्षेत्र है, या बुनियादी ढांचे क्षेत्र है? देखिए ये ऊर्जा क्षेत्र है। अब आपको पता है ग्रीन ऊर्जा, सोलर पैनल और ये सब ना, तो इधर कंपनियां निवेश करती है जहां अपना फायदा देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो निवेश आया है 29%, वो केवल अकेले ऊर्जा क्षेत्र में आया है। ये देख लीजिए, ये व्याख्या, ये इसमें यही दिया हुआ है ना। आगे चलते हैं। एपीडा अर्थात कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, है ना, इसे बोलते हैं अपीडा, शॉर्ट में जो बोलते हैं अपीडा, ही आप याद रख लीजिए। ये होता है एग्रीकल्चर, है ना, प्रोसेस्ड फूड वगैरह से रिलेटेड। ने झारखंड के जीआई टैग वाले किस आम की किस्म, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को वाणिज्यिक निर्यात निर्यात किया है? तो ये अल्फांसो अमरपाली दशहरी या लंगड़ा? तो ये लंगड़ा, है ना, ऐसे लंगड़ा और अपीला ऐसे याद कर लीजिए। किसको भेजा? यूके को। लंगड़ा आम जो होता है, पहली बार गया है झारखंड से लंगड़ा आम यूके को, यही याद करना है बस। और जीआई टैग भी मिला है इसको झारखंड का। अभी देखिए, चीन के वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों ने कितनी अमेरिकी फर्मों पर निर्यात नियंत्रण लगाने के लिए और कितनी अन्य फर्मों से सरकारी खरीद को प्रतिबंधित कर दिया है? तो कितनी के ऊपर निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया है, और कितनी जो सरकारी खरीद, जो वहाँ की सरकारी कंपनियां हैं चीन की, कि भाई हम अमेरिका की इतनी कंपनियों से खरीद नहीं करेंगे, और इतनी कंपनियों को निर्यात के ही ऊपर बैन लगा दिए हैं। तो ये कितनी है, मतलब क्रमशः बताना है आपको, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 फर्म के ऊपर तो निर्यात प्रतिबंध लगाया गया है, 46 फर्मों के ऊपर जो है सरकारी खरीद नहीं करेंगे। कौन है ये कंपनी, कहाँ की है? यूएसए की, है ना। तो चीन जो है यूएसए को आईना दिखाता रहता है ना, और इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को पीछे पड़े हुए हैं ना, टैक्स हमारे ऊपर लगाते हैं। कैसा दोस्त है ये हमारा। आगे चलते हैं। 19 जून 2026 को लंदन में ब्रिटिश संसद ने के उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे हमारे यहाँ उच्च सदन कौन सा होता है, हमारे यहाँ राज्यसभा होता है उच्च सदन, और निचला सदन किसे बोलते हैं? लोकसभा को। ये याद रख लेना आप, दिखने में उल्टा लगेगा लेकिन ये ऐसे ही है। विकसित भारत 2047 फोरम का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया है? कहाँ? लंदन में, लंदन के भी उच्च सदन में। तो इसका उत्तर बताइए। भारतीय उच्चायोग लंदन ने किया, या एनआरआई एसोसिएशन ऑफ यूके, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन ऑफ इंडिया होता है जो बाहर रहता है ना, या इसने, या फिक्की ने किया, या भारत या ब्रिटेन व्यापार परिषद ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, एनआरआई जो एसोसिएशन है उन्होंने ही विकसित भारत वाला मंच का आयोजन किया है के सहयोग से, है ना। तो ये विकसित भारत, ये इसके बस, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए जहाँ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बताने की जरूरत होगी ना, कुछ पॉइंट में बताता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन से ही सीधा आपको इतना समझा दिया उतना ही काफ़ी है, क्योंकि टाइम बचेगा तेजी से देखने क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, 44 हम कर चुके हैं। नई दिल्ली स्थित फिलिस्तीनी दूतावास ने गाजा के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए भारत के किस मानवीय सहायता कार्यक्रम का सहारा लिया? तो भारत जो है सहायता देता रहता है ऐसे देशों को, है ना, जो हमारा कभी कुछ लाभ भी नहीं करते हैं, लेकिन ये विदेश नीति का हिस्सा होता है हमारी, तो सहायता करते हैं। अब भारत तो ऐसा देश है, तुर्की को भी सहायता भेजी थी, है ना, ऑपरेशन दोस्त। भाई कैसा ऑपरेशन, कैसा दोस्त है हमारा, वो तो पाकिस्तान की तारीफ करता है, जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट बोलता है, लेकिन है भारत सरकार कुछ ज़्यादा उदारवादी होती है कभी कभी, ऐसे लोगों की भी सहायता कर देती है। तो इसमें आरोग्य मैत्री, इसका उत्तर देखते हैं, चलिए याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आएगा एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यही दिया है बस इसमें, है ना, गाजा में, क्योंकि वहाँ बड़ी हिंसा हो रही है, बच्चे मारे गए काफ़ी, इसराइल का जो अटैक हुआ था वहाँ। अब ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। G7 शिखर सम्मेलन, क्योंकि ये जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं, SCO, G7 नाटो शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। तो यह सम्मेलन जो है 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस बेंस में आयोजित किया गया। तो ये स्टेटमेंट आप बताइए कि सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट सही है।
G7 में यूरोपीय संघ, जिसे ईयू बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, भी एक पूर्ण गणना योग्य सदस्य के रूप में माना जाता है। तो बताइए, माना जाता है कि नहीं माना जाता है? इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूके और यूए के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। तो ये तो करी होगी जब वहां शामिल हुए थे। तो पहला और तीसरा तो सही है, और दूसरा क्या है बताइए? दूसरा गलत है ना? ये इसका सदस्य नहीं माना जाता पूर्ण गणना योग्य करने योग्य। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अभी देखिए, G7 में गैर गणना योग्य सदस्य है ना, के रूप में शामिल होता है, न कि पूर्ण सातवें सदस्य के रूप में। तो इसके औपचारिक सदस्य देखिए कौन कौन से हैं G7 के, ये पूछ सकता है। पहला कनाडा, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली, पांचवा जापान, छठा यूके और सातवां अमेरिका। ये और ये ऐसे ही इसका शामिल होता है, इसको गिनते नहीं है ना, गैर गणना योग्य, नॉन एम्यूनिटेड मेंबर्स। तो यही इतना ही इसमें जानना है। G7 की स्थापना कब हुई थी ये भी बता देना आपको कमेंट में, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकता है। कमेंट आप कीजिए, आप में से कोई भी लोग कमेंट नहीं करता है, इतना लेजी मत बनिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। और लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक आता है, तो फिर हमें मोटिवेशन मिलता है। और नॉन स्टॉप जो है 6 दिसंबर तक वीडियो बनते रहेंगे, 5 दिसंबर तक, 6 को तो आपका पेपर ही है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज होगी, ट्रिक्स होंगी, स्टैटिक पार्ट होगा, सब आपको कराया जाएगा यहाँ, बिल्कुल निःशुल्क। जुड़े रहिए इससे। और देखिए, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है, तो आपको गुणवत्ता वाले जो पूर्ण जो है, जैसे आयोग जो पूछता है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वही सीधा वन लाइनर ही करा दिया, बड़े हार्ड बना दिए जो पूछता ही नहीं है। तो आयोग दोनों का मिक्स पूछता है, कुछ आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस प्रकार के हार्ड होते हैं, तो वही आपको बताया जाएगा। और टारगेट जैसे आपको बताया था, 35 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सीधे सीधे 30 यहाँ से मिलेंगे आपको, कर जाएंगे आप सारे ना। और अगर 30 क्वेश्चन यहाँ से कर देते हैं आप करंट अफेयर से, तो आप बढ़त ले लेंगे, क्योंकि बचे हुए 60 क्वेश्चन आपको करने, 90 प्लस पे आपका लगभग प्रीलिम्स निकल जाता है अनरिजर्व या ओबीसी का, है ना। तो आपको आसानी से प्रीलिम्स पार करने में सहायता मिलेगी। अब ये देखिए जी, नरेंद्र मोदी जो है स्लोवाकिया की भी यात्रा की है, तो शायद ये यात्रा का भी रिकॉर्ड बना दिया होगा, या नहीं तो बना देंगे। कितनी यात्राएं ये कर चुके हैं लगभग पूरे देशों में, दुनिया भर के। और जो अवार्ड मिलते हैं वो भी मुझे अभी जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलते हैं, उनमें इनका नंबर 1 आ चुका होगा, है ना। इतने अवार्ड इन्होंने लिए, लगभग दुनिया का कोई देश बचा होगा जहाँ से अवार्ड नहीं मिलते हैं उनको। अभी नीदरलैंड से भी इनको अवार्ड मिलता है ना, उसका नाम बताइए। ये मत सोचिए कि भाई नीदरलैंड ने क्यों दिया, हमने क्या फायदा ऐसा नीदरलैंड का किया है। आपको केवल याद करना फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए, 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ना। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंध को किस स्तर तक बढ़ाया गया? तो देखिए, जब दो देशों के संबंध होते हैं ना, तो अलग अलग स्तर पर होते हैं। रणनीतिक साझेदारी होती है, फिर और बढ़ता है तो व्यापक और साझेदारी होती है, फिर विशेष रणनीतिक साझेदारी होती है, और व्यापक रणनीतिक साझेदारी होती है। तो अभी संबंधों को कहाँ तक बढ़ाया गया है? ये है हमारा व्यापक साझेदारी, अर्थात कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप। उत्तर इसका बी हो जाएगा। अभी यूएनएससी में जो है ना, स्लोवाकिया भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन करता है। अभी क्या है, परमानेंट 5 है वहां पर, है ना। कौन कौन से हैं बताइए? फ्रांस, यूके, चीन, फ्रांस, यूके, है ना, यूके, और जी आपका जाएगा चाइना, और रसिया, और यूएस से, है ना। तो ये हो जाएंगे 5 मेंबरशिप। तो भारत क्या बोलता है कि भाई देखिए, ये जो आपने जब बनाया था वर्ल्ड वार के टाइम से अब तक दुनिया बदल चुकी है, तो इसमें ना आप मेंबर्स की संख्या बढ़ाइए, भारत को भी शामिल कीजिए, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का। तो स्लोवाकिया बोलता है कि हाँ, भारत को शामिल कीजिए। अब ये 5 स्थायी सदस्य यहाँ लिखे, 5 स्थायी सदस्य है। और जो इसकी मांग कर रहे हैं कि इसके विस्तार की, ये देश G4 जिसे बोलते हैं, ये भी याद रख लीजिए। ये बोल रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन कीजिए आप यूएनएससी का, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो ये G4 कौन से देश है जो बोल रहे हैं कि एक एक्सटेंशन कीजिए? भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान, है ना। और एक कॉफी क्लब भी है जो हमारा विरोध करता है कि नहीं भाई, इनको शामिल मत करें। तो वो कॉफी क्लब में कौन कौन से देश है वो बताएंगे आप। 47 क्वेश्चन देखते हैं।
स्विट्जरलैंड के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में 2050 तक देश की जनसंख्या को कितने तक सीमित करने का प्रस्ताव भारी बहुमत से खारिज कर दिया है ना। तो इन्होंने मतलब सीमित, अब जैसे भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, सीमित करने पर करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग। इनकी इतनी जनसंख्या कम हो चुकी है, ये कह रहे कि नहीं सीमित मत करो भैया, जनसंख्या थोड़ी जरूरी है। तो यहाँ जनसंख्या कम हो रही है यूरोपियन देशों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 करोड़, है ना। ये बोलते थे कि नहीं 1 करोड़ रहेगी, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, होने दो जितनी हो रही है, ज्यादा करो उसको, है ना। ये देखिए अभी कितना है, 91 लाख, है ना। एक प्रस्ताव आया था कि हम केवल 1 करोड़ तक सीमित रखेंगे, लेकिन उसको खारिज कर दिया लोगों ने, मतलब जनमत संग्रह ना। वहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ की डेमोक्रेसी इतनी अच्छी है कि सरकार ना लोगों से भी रेफरेंडम कराती है, अच्छा जनमत लेती है किसी भी कानून के ऊपर। तो यही होती है रियल डेमोक्रेसी, है ना। ऐसा नहीं कि चुन लिया और फिर 5 साल के लिए देश उनके हवाले कर दिया। तो ये होती है रियल डेमोक्रेसी। तो यहाँ लोग भी अपनी वोट कर देते हैं और विधेयक को खारिज कर देते हैं। तो कर दिया सबने ऐसे ही, समझदार लोग हैं, है ना। 48 क्वेश्चन देखते हैं। यूएसए की प्रतिनिधि सभा, जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ने राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई समाप्त करने का निर्देश देने वाला युद्ध शक्ति प्रस्ताव किस वर्ष लागू संघीय कानून के तहत पारित किया? तो ये बताइए आप, है ना। ये इनका एक कानून है, संघीय कानून। तो ये युद्ध शक्ति उसके तहत इन्होंने प्रस्ताव किया। तो किस वर्ष का कानून था ये बताना है 48 में। तो ये बी, सॉरी बी, 1973। ये रहा 1973 में लागू वार पावर एक्ट, है ना। ये इसमें लागू हुआ। तो यही पूछ रहा है कि किसके तहत जो है एक युद्ध शक्ति प्रस्ताव पारित किया है। ये जो कार्रवाई चल रही है इसको समाप्त करने के निर्देश दिए हैं राष्ट्रपति को। देखिए उल्टा राष्ट्रपति को निर्देश दे दिए हैं कि भाई बहुत होगी लड़ाई, अब बंद कीजिए, लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन ट्रम्प साहब को कोई भरोसा नहीं है। अब ये देखिए 49 क्वेश्चन देखिए। भारत ने अफ्रीका में चल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए किस संगठन को आपातकालीन चिकित्सा प्रदान की? तो भारत ऐसे ऐसे मानवीय कार्य करता रहता है, मानवीय कार्य करता रहता है। इससे हमारी क्या होता है, सॉफ्ट पावर में इंक्रीज होता है, सॉफ्ट पावर बढ़ती है, इससे हमारी मतलब रेस्पेक्ट बढ़ती है, सहायता देते हैं तो वो इज्जत करेंगे। देखो भाई हमारे बुरे समय में भारत काम आया है। तो ये है अपना अफ्रीकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र। इसको भारत ने क्या है, सहायता दी है। क्या सहायता दी है, कितनी सहायता है, ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगली वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर आपकी अगस्त का पूरा जो समसामयिक करोड़ निकल है, एक्चुअली जो अगस्त की होती है ना उसमें जून का दिया होता है करंट अफेयर जून का, और लेकिन उस पर लिखा रहता है अगस्त टाइटल के ऊपर। तो अभी हम पूरा जून माह का कंप्लीट कर चुके हैं अगस्त माह की समसामयिक की क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन बने हैं पीआईबी से फैक्ट लेते हैं, प्लस समसामयिकी क्रॉनिकल से फैक्ट लेते हैं, और क्वेश्चन डिजाइन करते हैं आयोग के पैटर्न के अनुसार। तो ये बड़ी रिसर्च के बाद ही क्वेश्चन आपके तैयार किए जाते हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब आयोग थोड़े हार्ड क्वेश्चन ही पूछने लगा है। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, फिर अगली वीडियो में देखेंगे बचे हुए 50 क्वेश्चन। तो भारत 11 जून 2026 को भारत ने सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए किस कंपनी द्वारा विकसित पहले पूर्ण स्वदेशी HPV टेस्ट ट्रू नेट HRHPV प्लस, है ना, ऐसे की सफल सत्यापन जांच की घोषणा की है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी टेस्ट है ना, सर्वाइकल कैंसर को बता देगा ये। तो किस कंपनी ने ये किया है काम, ये काम किया है, इतना अच्छा काम किया है ये मोल बायो डायग्नोस्टिक ने किया है ना। ये आप याद कर लीजिए। अब ये देखिए यही सब दिया हुआ है इसमें। और अगले क्वेश्चन को 51 से 100 तक के क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं। और ये सूचना आप देख लीजिए, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें क्या दिया जा रहा है आपको, 5000 प्लस पर्सन, है ना, 100 प्लस टेस्ट, और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं कि तो पूरे सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ दिए जाएंगे, आपको जिसका टेस्ट होगा उस टॉपिक के 3-4 पेज के नोट्स दिए जाएंगे। आप पढ़िए फटाफट और फिर टेस्ट कीजिए और अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए। 6 नवंबर तक सब कुछ आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्रीलिम्स पास करना है तो ये एक किस्म से प्रीलिम्स पास करने की गारंटी है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9811504781 पर, हमें संपर्क कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा जरूर ऐसे,
हम प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।